आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। कल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किए थे। फर्टिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तुम लोग डिफिनेशन पहले पढ़ा है, यहाँ पर लिखा भी है फर्टिलाइजेशन। देखो, द फ्यूजन ऑफ the process of fusion of sperm with ovum is called fertilization। क्लियर हुआ? जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या? फ्यूजन ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमिट जो हैप्लॉइड है, विथ एन ओवम फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना मतलब हैप्लॉइड मेल गैमिट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमिट, ओवम एंड स्पर्म का मिलना ही क्या फ्यूजन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग, जो ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को सीनगैमी कहते हैं। सीनगैमी मीन्स वास्तव में दोनों का मिलना यहीं पर होता है। कहाँ? फर्टिलाइजेशन में। मेल एंड फीमेल गैमिट का मिलना कहाँ होता है? प्रोसेस। किस प्रोसेस में? फर्टिलाइजेशन में। हाँ, तो हम लोग इसको समझने के लिए पहले लोकेशन देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा। इसको पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद है ना इसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का याद करो, पीछे जाओ, ये बता चुके हैं। देखो, यहाँ पर ओवरी है, ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, नीचे सर्विक्स है, वेजाइना है ना, ये यूट्रस है, यही ना यूट्रस। इंडोमेट्रियम रेड वाला दिख रहा है, 1 पेयर ओवरी है ना। ओवरी में ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, जैसा अभी तुम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी में देखा होगा। उसके बाद ये फिम्ब्रियाई है, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला। जो ब्रॉडर रीजन होगा उसी को क्या कहते हैं? एम्पुला, जो थोड़ा चौड़ा होता है। हाँ, उसके बाद इस्थमस। इस्थमस जो है नैरो रास्ता होता है, ये किस में खुलता है? यूट्रस में। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन का जो है वो कहाँ पर है। चूंकि एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, जो अभी मेरे पास है न्यू एनसीईआरटी है, तो इस एनसीईआरटी में दिया है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला रीजन में होता है। क्लियर? एम्पुला रीजन। तो एम्पुला भी आएगा, फिर भी तुम लोग एम्पुला रीजन करना। इससे पहले वाला जो एनसीईआरटी था उसमें था कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पर होगा? इस्थमस एंड एम्पुलरी जंक्शन में। कहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन? तो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन में। तो जो भी रहेगा, दोनों एनसीईआरटी सही है, जंक्शन में हो या एम्पुला। लेकिन कभी भी इस्थमस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर एम्पुला रहेगा तो टिक लगाना, उसको सही कर देना। अगर जंक्शन रहे, जंक्शन मतलब दोनों के जुड़ने का स्थान, हाँ, इस्थमस एंड एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होगा, जैसा पुराना एनसीईआरटी दिया है। या एम्पुला रीजन, अभी न्यू एनसीईआरटी में आ गया है कि एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। लेकिन कभी भी इस्थमस रीजन में फर्टिलाइजेशन या यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये लोकेशन हम लोग देख लिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका साइट कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में सबसे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट लाइन देखो, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर, इसके लिए एक टर्म दिया, इंसेमिनेशन, सबसे पहला टर्म है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब इसको हम समझा लेते हैं। कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, सीमेन इन कहाँ पर? वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट करेगा कौन? स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है कहाँ पर? वेजाइना के अंदर। और चूंकि ये स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, वो स्विम करते हुए कहाँ पर चला जाएगा? वो एम्पुलरी जंक्शन पर चला जाएगा, ठीक, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितना स्पर्म जो है वो कितना होता है। इन 1 कोइटस देयर आर 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। एक क्वार्टर्स में कितना स्पर्म का रिलीज होता है?
200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। हाँ, और वो वेजाइना में जाएगा। वेजाइना में देखते हैं, वेजाइना से होते हुए क्या होगा, वो यूट्रस में जाएगा। वहां पर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ये बहुत अच्छा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन बता दे रहे हैं। कैपेसिटेशन, जो जैसा पिछले बार नीट में क्वेश्चन आया था, पिछले के पिछले कैपेसिटेशन का एक क्वेश्चन आया था कि कैपेसिटेशन क्या है। तो क्या होता है ना कि जो स्पर्म है, जैसे ये ही स्पर्म है ना, ये सब स्पर्म है, तो ये कहाँ जाएगा, वो वेजाइना में जाएगा। वेजाइना चूंकि एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना में, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पर आएगा। हाँ, और यहाँ पर आएगा जो कि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, ओनली 200 टू 300 स्पर्म जो है वो मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। कहाँ, इस एम्पुलरी जंक्शन पर। कितना, 200 से 300, 200 मिलियन से 300 मिलियन में उतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, उतना स्पर्म खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ का जो रीजन है वो एसिडिक मीडियम है, उसको मार देगा। हाँ, ये सब वेजाइनल है, सर्विक्स है, यूट्रस, ये सब। लेकिन जो उसमें जो मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होता है और कैपेसिटेशन होता है। चूंकि हम लोग स्पर्म का जो डायग्राम पढ़े थे, तो पढ़े थे ना कि पूरा उसका जो आउटर लेयर होता है स्पर्म का, वो क्या होता है, स्पर्म का जो पूरा बना हुआ है वो क्या चीज का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो है, ये जो स्पर्म है, इसका क्या है, पूरा जो यहाँ पर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका पूरा कवरिंग जो है वो क्या चीज का बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ। वो क्या होता है, वहां से यूट्रस से या वेजाइनल जो वहां पर है एक एंजाइम सिक्रीट होता है, वो क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, तुम लोग पढ़े हो सेल के स्ट्रक्चर में, लिपिड एंड प्रोटीन, तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैपेसिटेशन जो यहाँ पर इसका कैपेसिटेशन हो जाएगा कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैपेसिटी जो है बहुत वीक हो जाएगा, जिसके कारण एक हेड देख रहे हो, यहाँ से एक्रोसोम रिलीज करेगा। देखते हैं कैसे पेनिट्रेशन, ओवम में पेनिट्रेशन होगा तो कैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ कमजोर पड़ गया है, तो वहां पर ये एक्रोसोम रिलीज कर, एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसके कारण ओवम को क्या करेगा, हेड जो है पेनिट्रेट करने में ओवम में सुविधा मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे न्यूक्लियस रिलीज कर जाएगा, उसमें ओवम के अंदर चला जाएगा। तो चूंकि यहाँ कैपेसिटेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, यूट्रस में हो जाएगा। और इसका जो टेल रीजन देख रहे हो, ये मूवमेंट में बहुत मदद करता है। चूंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो एनर्जी भी मिलेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होने के बाद क्या होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थोड़ा उसका जो लिपिड और ये जो कमजोर पड़ता है, तो इसमें और मूवमेंट हो जाता है। तो ये मूव करते हुए समझो कि तुरंत वहां पहुंचता है, कहाँ, एम्पुला इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पर। हाँ, तो अभी दिखाए थे जहां पर, तो वहां पर ये स्पर्म पहुंचेगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन और एम्पुला रीजन में होता है। जैसा यहाँ लिखा है कि एम्पुलरी रीजन में, यहाँ लिख रहा है न्यू बुक है, पहले वाला बुक, द मोटाइल स्पर्म स्विम्स rapidly pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of फॉलिपियन ट्यूब। यहाँ पर लिखा है कि फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब किसको कहते हैं, वही जो हम लोग देखे एम्पुला, इस्मास, इसको क्या कहते हैं, फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब में वो पहुंच जाता है, कौन, स्पर्म। मोटाइल स्पर्म यही है, रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। हाँ, तो यहाँ कैपेसिटेशन हुआ, फाइनली वहां पर पहुंचेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो ओवम वहां से, अब देखते हैं ओवम, अब ये तो स्पर्म पहुंच गया। अब ओवम जो है, यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पर स्पर्म आएगा एम्पुलरी रीजन में, और यहाँ से जो ओवम जो है, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम रिलीज करेगा, और ये जो फिमरी है ना, इसको कैच करते हुए
इस्थमस रीजन होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, एम्पुला में। तो इसमें तो मूवमेंट मोटाइल नहीं होता है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है। ओवम क्या है, नॉन मोटाइल है। ये यहाँ सीलिया होता है, सीलिया एपिथेलियल सेल सब इसका बगल बगल होता है, जिसके कारण उसको वो मूव करके यहाँ तक ले जाता है। इधर से क्या होगा, स्पर्म आता है। ठीक, तो ये तो मोटाइल है। 2 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन में से 200 ही करीब स्पर्म यहाँ पहुंचा रहेगा। अब देखते हैं कि ओवम का जो लाइफ है वो कितने दिन का है। कि अगर ये रिलीज करता है तो उसका लाइफ देखते हैं 1 और 2 डेज के अंदर है, 24 घंटा से ज्यादा नहीं जिंदा रह पाता है। इसीलिए ये जो है यहाँ तक पहुंच जाता है। हाँ, यहाँ 24 घंटे तक ही जिंदा रहेगा। अगर स्पर्म आता है उस बीच तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसका कि क्या कहता है कि द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. अब एनसीईआरटी जो कह रहा है यहाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये देखो इस लाइन को, अगर तुम्हारा नीट में या क्वेश्चन आता है, चूंकि एनसीईआरटी लिख दिया है कि साइमल्टेनियसली, मतलब कहने का मतलब कि स्पर्म इधर से आ रहा है ओवरी से, यूट्रस से, और इधर से ओवम एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, अगर एक साथ आता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इस पर ध्यान देना। अगर ये नीट में क्वेश्चन आता है कि साइमल्टेनियसली अगर आता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, कि अगर पहले ओवम पहुंच गया बाद में स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली लिख दिया है तो तुम लोग जो टिक लगाओगे, जो आंसर दोगे, वो साइमल्टेनियसली को लगाओगे कि एक साथ दोनों को पहुंचना है। इधर से ओवम पहुंचेगा, उधर से स्पर्म पहुंचेगा, तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इधर से ओवम इधर से स्पर्म, तभी जाकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई not all copulation lead to fertilization and pregnancy. यही रीजन है कि हर एक कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओवम रिलीज तो तुम लोग पढ़े हो, मंथली क्या होगा, एक ही बार ना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताए हैं ना, 14वां दिन मिड ऑफ द मंथ के मिड में, 14 से 15वां दिन के बीच में 14वां दिन में क्या होगा, ओवम रिलीज करता है। तो उसी समय ना एक दिन का लाइफ ही है, 24 घंटा से लेकर के उसका 72 घंटा तक, एक दिन रहो ना 24 घंटा ही रहता है लाइफ उसका। तो उस समय अगर स्पर्म पहुंचेगा तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। बाय चांस 14वां दिन स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन तो पहले ही बता दिए। यहाँ 2 टर्म आ गया, एक यहाँ पर आया था इंसेमिनेशन एंड दूसरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यही फर्टिलाइजेशन का हम लोग, तुम लोग को अगर डायग्राम आता है बनाने तो इस डायग्राम को समझेंगे, यही फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है, इस डायग्राम को पहले समझ लो, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर है। तो इस फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम लोग 3 भाग में कर बांटते हैं। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सबसे पहला हम लोग अभी पढ़े फर्स्ट पॉइंट, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, वो स्पर्म का ओवम के पास पहुंचना अभी पढ़े ना। हम लोग डायग्राम में देखे कि यहाँ स्पर्म आएगा, कितना स्पर्म आता है, इन 1 क्वाइटस और इन 1 कॉपुलेशन देयर आर 200 to 300 मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज। कितना होगा, उतना स्पर्म रिलीज होता है। लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो सर्विक्स है, वेजाइना है, यूट्रस है, वो क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, जिसके कारण बहुत सारे स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कितना बचते हैं, ओनली 200 से 300 ही
स्पर्म बचता है और वो स्पर्म का क्या होता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन माने कैपेसिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कर जाता है, वहां से एक एंजाइम से सिक्रिएट होता है जो उसको कमजोर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर पड़ता है। किसका, ये स्पर्म का। और यहाँ एक्रोसोम, हेड रीजन में एक्रोसोम है, एक्रोसोम तुरंत यहाँ पर रिलीज, एक्रोसोम से एक एंजाइम जो है वो एंजाइम रिलीज करेगा, जिसको हम लोग सेकेंड पॉइंट पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, जो कि पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में मदद करेगा। हाँ, कौन करेगा, एक्रोसोम से जो एक एंजाइम लाइसिन, हाँ लाइज करता है, किसको, एंटी फर्टिलाइजिंग। यहाँ पर एक ये ओवम है, ये स्पर्म है, तो यहाँ पर लाइसिन रहेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग यहाँ पर लाइसिन जो रहेगा इसको ब्रेक कर देगा, किसको, ओवम के। देखते हैं दो तरह से होता है, कैसे होता है, पहले इस डायग्राम को समझो, तब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन यहाँ पर होता है ओवम का और स्पर्म का। तो यहाँ से एक एंजाइम जो निकलेगा एक्रोसोम, वो पेनिट्रेशन में मदद करेगा। तो यहाँ ये जो ओवम का डायग्राम है, ये देखो, ये जो ओवम है, ये है ना ओवम ग्रीन कलर का, तो ओवम है, इसमें न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर मान लो न्यूक्लियस है। हाँ, और ये जो एक लाइन है वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं ये जो लाल दिख रहा है रेड कलर का, वो देखो जो नहीं वाइटलाइन स्पेस है, कहीं दिया होगा, वाइटलाइन पेरी वाइटलाइन स्पेस कहते हैं यहाँ, इसी में कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। यहाँ देखो ये वाइटलाइन पेरी वाइटलाइन स्पेस है, और वाइटलाइन स्पेस, ये जो वाइटलाइन जो एक मेम्ब्रेन है, इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है यहाँ पर। और ये जो है ये जोना पेलुसिडा, ब्लैक वाला देखो जोना पेलुसिडा है। तो क्या होता है ना कि ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक, ये बाहर बाहर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेलुसिडा है, ये जो है तुम्हारा पेरीवाइटलाइन स्पेस है, और ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन्स होगा, यहाँ कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे स्पर्म यहाँ आया, स्पर्म में ऑलरेडी इसका जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम रिएक्शन करेगा, कोरोना रेडिएटा को पहले हटाएगा, वहां पेनिट्रेट करते हुए ये चलाएगा जोना पेलुसिडा के पास। जोना पेलुसिडा के पास जैसे ही एक्रोसोम इसका हेड आया, एक्रोसोम आया, हाँ देखते हैं कि यहाँ क्या रिएक्शन होता क्या है। मेन यहाँ पर तो सीधे लिख दिया है कि यहाँ पर आया और फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस होता है, जिसके कारण ये पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है जो पेनिट्रेशन में मदद करता है, और एक्रोसोम जो इसका स्पर्म का जो है हेड रीजन अंदर चला जाता है इसमें। और यहाँ से एक कॉर्टिकल रिएक्शन से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो ये जो है तुम्हारा जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देता है, जो दूसरा स्पर्म का इसमें एंट्री नहीं होता है। ये मोनो एक ही स्पर्म एक बार में इसमें जा सकता है, मोनोस्पर्मी जिसको कहते हैं, पॉलीस्पर्मी नहीं होता है। लेकिन इसको समझो, ये जोना पेलुसिडा है ना, हाँ इसको मेन समझो, जोना पेलुसिडा जो है यहाँ पर एक फैक्टर होता है, ठीक। जैसे ही वो फैक्टर है कि जैसे तुम समझो सीधा कि ये स्पर्म आया, 200 स्पर्म आया, सब यहाँ पर आके अपना माउथिंग में यहाँ पर हेड रीजन को यहाँ पर कोरोना रेडिएटा के पास आ गया, लेकिन एक ही इसमें इम्बेड कर रहा है, एक ही पेनिट्रेट करेगा। और को क्या करता है ना कि यहाँ जो जोना पेलुसिडा का लेयर है, यहाँ पर एक फैक्टर होता है। हाँ, फैक्टर का क्या काम है कि वो फैक्टर जो है अपना स्पर्म को आइडेंटिफाई करेगा, वो एक फैक्टर होता है, उसी को यहाँ तक आने देगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि मान लो ह्यूमन का स्पर्म है, अगर यहाँ कोई और अदर एनिमल का स्पर्म आ जाएगा तो उसको वो फैक्टर तुरंत रिजेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि ह्यूमन का है तो वो फैक्टर तो उसको पहचान रहा है, आने देगा। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही ये
फैक्टर आया, ये स्पर्म आया, एक्टोसोम पेनिट्रेट किया और अंदर चला गया। इसका जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ इसका जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद है, जैसे ही एंट्री लेगा यहाँ से एक रिएक्शन होगा, यहाँ से एक एंजाइम सिक्रीट करेगा जो तुरंत उस फैक्टर को हटा देगा, पूरे फैक्टर को हटा देगा। जैसे वो फैक्टर यहाँ से हटा जोना पेलुसिडा से, सब स्पर्म जो बाहर था वो बाहर चला जाएगा। हाँ, और एक ही